बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है होम्योस्टेसिस, इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे। और इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। सो मैंने आपको ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के अंदर बताया कि हमारे पास पौधों की 4 टाइप्स होती हैं ऑस्मो रेगुलेशन के एतबार से। एक होती है हाइड्रोफाइट्स, एक होती है हेलोफाइट्स, एक होती है मीसोफाइट्स और एक होती है जीरोफाइट्स। तीन टाइप्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स और मीसोफाइट्स। अब हम आते हैं चौथी टाइप्स की तरफ जिसको हम कहते हैं जीरोफाइट्स। ये कौन से पौधे होते हैं जी? ये वो पौधे होते हैं जो ड्राई प्लेसेस में पाए जाते हैं, यानी वो जगह जहां पर पानी इंतहाई कम होता है, सूखी जगह जैसे कि डेजर्ट, रेगिस्तान। ऐसी जगहों पे जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं जहाँ पानी इंतहाई कम होता है, सूखी जगह होती है, ड्राई प्लेसेस होती है, वहां के पौधों को हम कहते हैं जीरोफाइट्स। अब वहां क्या मसला है? डेजर्ट इलाकों में, ड्राई प्लेसेस में क्या मसला होता है जी? वहां पर वाटर की शॉर्टेज होती है, वहां पानी की इंतहाई कमी होती है। लिहाजा इनको ऐसी अडॉप्टेशंस करनी है जी जिससे इनका पानी बचे। ठीक है, इनके पास पानी की कमी है, अगर ये अपने आप को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो पानी की कमी इनको मार देगी। सो इनको क्या करना है जी? इनको अपने अंदर वाटर को कंजर्व करना है, पानी को बचाना है, कंजर्व। अक्सर हमारे घरों में भी होता है जी, पानी नहीं आता जी, मोटर खोली पानी नहीं आ रहा। अब हम समझ गए जी पानी हमारे यहाँ क्या है? वाटर शॉर्टेज है। हमारे यहाँ क्या है जी? वाटर शॉर्टेज। तो हम क्या करते हैं? हम वाटर को कंजर्व करना शुरू कर देते हैं, हम पानी को बचाना शुरू कर देते हैं जी। कोशिश करते हैं पानी जाया ना हो, नल बंद हो जाए जी, कोई पानी जाया ना करे, फलाना फलाना, ना नहाना नहीं, ऐसा मामला शुरू हो जाता है। सिमिलरली इन बेचारों को भी यही करना है। सो ये वो पौधे हैं जो आपको ड्राई प्लेसेस में मिलते हैं, इनके इलाकों में पानी की इंतहाई कमी होती है, लिहाजा इनको अपने अंदर पानी को कंजर्व करना है। सो पानी को कंजर्व करने के लिए इन्होंने कुछ अडॉप्टेशंस की भी होती है। इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर कुछ तब्दीलियां लाए हुए हैं जिनको हम कहते हैं अडॉप्टेशंस। और उन तब्दीलियों का मकसद क्या है जी? पानी को कंजर्व करना, पानी को बचाना। क्या तब्दीलियां होती है जी? पहली तब्दीली होती है इनकी रूट्स वेल डिवेलप होती है, इंतहाई डिवेलप रूट्स होती हैं जी इनकी। यानी इनकी रूट्स, अगर ये जमीन है तो इनकी रूट्स एक तो बहुत अंदर तक होती हैं जी, डीप होती हैं, बहुत अंदर तक, और दूर दूर तक फैली हुई भी होती हैं। ये जो सेकेंडरी ब्रांचेस होती हैं वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई होती है ब्रांचेस इनकी, ऐसे। सॉरी, ऊपर ले गया। तो ये इन्होंने अपनी रूट्स तो बहुत अच्छा डेवलप कर रखा है जी। इनकी रूट्स के अंदर ब्रांचेस बहुत सारी होती हैं, इनकी जो प्राइमरी रूट होती है वो बहुत अंदर तक होती है, जमीन के बहुत अंदर तक। और इनकी जो सेकेंडरी रूट्स होती हैं वो दूर दूर तक फैली हुई है, ताकि दूर दूर से भी पानी हो तो ये एब्सॉर्ब करके अपने अंदर ला सके। अगर यहाँ पर भी कोई पानी है जमीन की बिल्कुल डीप के अंदर, तो पानी होता है ना, आपको पता है, बोरिंग खोदते हो आप, जब आप देखते हो खुश्क जमीन है, बोरिंग खोदो, बहुत अंदर तक खोदते हो तो पानी मिल जाता है। सिमिलरली इन्होंने भी, बेचारों ने क्या करा, अपनी रूट्स के जरिए बोरिंग खोद दी। सो इन्होंने अपनी रूट्स को बहुत अंदर तक, जमीन के अंदर तक करा होता है ताकि जमीन के अंदर से पानी को एब्सॉर्ब कर सके। इसी तरह दूर दूर तक फैलाएगा होता है ताकि दूर कहीं भी पानी है तो भी वो एब्सॉर्ब कर सके। तो इनकी रूट्स वेल डिवेलप होती है। उसके बाद दूसरा इन्होंने क्या मामला किया हुआ होता है? इन्होंने अपने जो क्यूटिकल की लेयर होती है वो बड़ी थिक होती है। इनकी लीफ के अंदर जो क्यूटिकल की लेयर होती है वो बड़ी थिक होती है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि लीफ के ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई होती है, वैक्सी लेयर, वैक्स से बनी हुई लेयर चढ़ी हुई होती है, उसको हम कहते हैं क्यूटिकल। और इसका काम है कि हमारे पास जो लीफ के सेल्स हैं वो वाटर को एवापोरेट ना करें। अगर लीफ के सेल्स हैं तो चांसेस है कि गर्मी की वजह से एवापोरेशन के जरिए लीफ के सेल्स में से पानी जो है वो एवापोरेट हो जाएगा। क्यूटिकल की लेयर उस एवापोरेशन से रोकती है। यानी क्यूटिकल की लेयर का मकसद क्या होगा जी? ट्रांसपायरेशन रोकना फ्रॉम द सेल्स, एवापोरेशन को रोकना। तो इन्होंने क्या करा जी? इन्होंने अपनी क्यूटिकल की लेयर को और मोटा कर दिया ताकि जरा सा भी पानी एवापोरेशन के जरिए जाया ना हो। ये दूसरी अडॉप्टेशन की भी होती है इन्होंने, कि अपनी क्यूटिकल की लेयर को बहुत ही मोटा किया हुआ होता है। उसके बाद तीसरी इन्होंने अडॉप्टेशन क्या की हुई होती है? इन्होंने अपने लीव्स को मॉडिफाई किया हुआ होता है, मॉडिफाई किया हुआ है इन्होंने अपने लीव्स को, अपने लीव्स को भी थोड़ा सा तब्दील किया हुआ है। कुछ पौधों ने अपने लीव्स को फोल्ड किया हुआ होता है। यानी अगर लीव मिसाल के तौर पे नॉर्मली लीव ऐसा है तो इसको फोल्ड करके ऐसा लंबा सा कर देंगे, फोल्ड करेंगे और उससे लंबा हो जाएगा। अब फोल्ड करने से क्या होगा? अब देखिए, खुला हुआ था तो स्टोमेटा ज्यादा होगा,
ऐसे फोल्ड हो गया तो अब बस स्टोमेटा के पास कम जगह है तो स्टोमेटा कम हो जाएंगे। लीफ फोल्ड करोगे तो जाहिर बात है स्टोमेटा कम हो जाएंगे। जैसे आपने देखा था कि हाइड्रोफाइट्स ने लीफ अपने बड़े कर दिए थे ताकि स्टोमेटा बढ़ जाए, इन्होंने लीफ छोटे कर दिए ताकि स्टोमेटा कम हो जाए। और जितने कम स्टोमेटा होंगे उतनी कम ट्रांसपायरेशन होगी, उतना कम पानी का लॉस होगा। ठीक है, पानी बचेगा। तो इनके या कुछ ऐसे पौधे होते हैं वो अपने लीफ को फोल्ड कर देते हैं, छोटा कर देते हैं साइज में, जिससे क्या होता है स्टोमेटा कम हो जाते हैं। और स्टोमेटा कम होते हैं तो उससे क्या होगा, ट्रांसपायरेशन रिड्यूस हो जाएगा। और ट्रांसपायरेशन रिड्यूस की वजह से वाटर लॉस कम हो जाता है। जबकि कुछ तो ऐसे पौधे होते हैं जैसे कैक्टस वगैरह, कैक्टस प्लांट आपने देखा होगा रेगिस्तान के अंदर होता है ना, ऐसा फिल्मों में भी दिखाते हैं। कहाँ चला जाता है पॉइंटर? ऐसे आपने देखा होगा जी, ऐसा पौधा दिखाते हैं जी, कैक्टस कहते हैं, इसमें कांटे लगे हुए होते हैं, ऐसा होता है ना, इनमें ये ऐसे कांटे होते हैं, इसको हम कहते हैं कैक्टस। ये जीरोफाइट है कैक्टस। अच्छा, कैक्टस ने क्या करा, अपने लीफ को इंतहाई मॉडिफाई करके कांटे बना दिया, स्पाइंस। ये जो स्पाइंस नजर आ रहे हैं ना, ये एक्चुअल में लीफ थे, ये जीरोफाइट कैक्टस। तो कुछ ऐसे होते हैं जो अपने लीफ को फोल्ड करके लंबा करके स्टोमेटा कम करके ट्रांसपायरेशन कम करते हैं। और कुछ तो दो हाथ दो कदम आगे, उन्होंने तो अपने लीफ को बिल्कुल ही साइज उसका खत्म करके बिल्कुल एक छोटा सा कांटा बना दिया, स्पाइन। अब बताओ ना, इस स्पाइन से क्या ट्रांसपायरेशन होगी, या तो स्टोमेटा ही नहीं बचे, तो क्या ट्रांसपायरेशन होगी, ट्रांसपायरेशन लीफ में से बिल्कुल ही खत्म। तो ऐसे ही अपने ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करते हैं जी, लीफ को मॉडिफाई करते हैं, और उससे क्या होता है जी, इनका ट्रांसपायरेशन काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। हाँ, सो या तो कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्होंने अपने लीफ को मॉडिफाई करके या तो फोल्ड कर दिया जी, या फिर स्पाइंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, दोनों सूरतों के अंदर ट्रांसपायरेशन कम हो जाता है। उसके बाद चूंकि लीफ तो इन्होंने फोल्ड कर दिए या स्पाइन करा दिया, तो उससे फोटोसिंथेसिस मुतासिर होगा, क्योंकि लीफ का खाली ट्रांसपायरेशन काम नहीं होता, एक और काम होता है फोटोसिंथेसिस। अब अगर आप खुद सोचो, आपके अगर पौधे ने लीफ को फोल्ड कर दिया है तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, या अगर कांटा बना दिया तो फोटोसिंथेसिस तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आप उसका क्या करेंगे? तो ये क्या करते हैं, अपने फोटोसिंथेटिक सेल्स अपने स्टेम में मूव कर देते हैं। ठीक है, और इनका स्टेम जो है वो ग्रीन हो जाता है, और स्टेम इनका फोटोसिंथेसिस करने लग जाता है। स्टेम जो इनका वो फोटोसिंथेसिस करने लग जाता है, यानी एक लिहाज से इनका स्टेम जो है वो लीफ बन गया, और लीफ जो है वो कांटे बन गए। तो ये जो आपको कैक्टस के अंदर ये जो आपको ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा होता है ना, ये एक्चुअल में स्टेम था, लीफ नहीं है, ये स्टेम था जिसने अपने अंदर फोटोसिंथेटिक सेल्स ले आया, और अब ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है। और ये जो कांटे नजर आ रहे होते हैं ये एक्चुअल में लीफ थे। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक सेल्स को स्टेम में ले आया जाता है जी, ताकि स्टेम फोटोसिंथेसिस करे। और लीफ के अंदर क्योंकि स्टोमेटा होते हैं, लिहाजा लीफ को बिल्कुल खत्म करके उनके स्पाइंस बना दिए जाते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस खत्म हो जाए। तो यूं काफी हद तक जो है इनका मामला जो है इनका पानी बच जाता है। अब देखो ना, ट्रांसपायरेशन से वाटर लूज नहीं हो रहा, क्यूटिकल की वजह से भी पानी बच रहा है, तो पानी बचना शुरू हो जाता है, रूट्स पानी एब्जॉर्ब करके देती है, तो ये सर्वाइव करते हैं। सो ये कुछ एडॉप्टेशन थी जो आपके प्लांट ने की जी ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से। वैसे अगर हम जनरल बात करें, ये तो हमने खास बात करी ना, 4 कैटेगरी के प्लांट्स पर बात करी। अगर हम जनरल बात करें तो तमाम पौधे चाहे वो हेलोफाइट्स हो, चाहे वो हाइड्रोफाइट्स हो, या हमारे जो नॉर्मली घरों के पौधे, अभी हम नॉर्मली मीजोफाइट्स पर ले लेते हैं चले। तो हमारे जो तकरीबन पौधे होते हैं वो स्पोर्स बनाते हैं। आपको याद होगा फर्स्ट ईयर के अंदर हमने पढ़ा था, पौधे की पूरी लाइफ साइकिल पढ़ी थी। हमने पढ़ा था जी कि गैमीट एक होती है इनकी जनरेशन, जिनको हम कहते हैं गैमीटोफाइट। ये 2 किस्म के गैमेट्स बनाते हैं, एक मेल गैमेट, एक फीमेल गैमेट। फिर ये दोनों मेल गैमेट जो है और ये फीमेल गैमेट ये मिलता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, ये हमने किंगडम प्लांटी में पढ़ी थी, आपको याद हो शायद। तो प्लांट की लाइफ साइकिल में जरा रिपीट कर रहा हूँ, प्लांट की लाइफ साइकिल में एक जनरेशन कहलाती है गैमीटोफाइट। इसके अंदर दो गैमीटोफाइट होते हैं, कभी कभार एक ही होता है, उसके अंदर 2 ऑर्गन्स होते हैं, एक एंथीरिडिया कहलाता है, एक आर्चिगोनिया कहलाता है। कभी कभार 2 अलग अलग गैमीटोफाइट होते हैं, एक मेल गैमीटोफाइट, एक फीमेल गैमीटोफाइट। बहरहाल क्या होगा जी, 2 किस्म के गैमेट्स बनते हैं, एक मेल और एक फीमेल गैमेट, ये मिलते हैं, जाइगोट बनता है। अब जब जाइगोट जर्मिनेट होगा, डिवेलप होगा,
तो ये गैमेटोफाइट में ना ये एक नई जनरेशन में बनता है जिसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। ये नई जनरेशन होती है। अब स्पोरोफाइट दो किस्म के स्पोर्स बनाता है, एक होता है मेगा स्पोर और एक होता है माइक्रोस्पोर। अब ये माइक्रोस्पोर जो है ये डेवलप होके मेल गैमेटोफाइट बन जाएगा, मेगा स्पोर जो है वो डेवलप होके फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा। गैमेटोफाइट वापस आ गई, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई। ये नॉर्मली मैंने एंजियोस्पर्म्स का बताया। अब आपको वो पूरा चैप्टर के अंदर हमने देखा था कुछ ऐसे मामले होते हैं कि जिनके अंदर गैमेटोफाइट एक ही होता है, उसके अंदर ऑर्गन्स दो होते हैं, एक आर्चिगोनिया और एक एंथीरिडिया। एंथीरिडिया जो है वो मेल गैमेट बनाएगा, आर्चिगोनिया फीमेल गैमेट बनाएगा। इसी तरह हमने ये भी देखा था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्पोरोफाइट एक ही होता है, उसके अंदर दो ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है कुछ तो ऐसे पौधे होते हैं उनके अंदर स्पोर्स एक ही किस्म का बनता है, एक ही किस्म का स्पोर बनेगा, उसको आप खाली कहोगे स्पोर, और इस स्पोर से एक ही गैमेटोफाइट बनेगा। हाँ, उस एक गैमेटोफाइट में दो अलग अलग ऑर्गन हो जाएंगे, आर्चिगोनी और एंथीरिडिया। जबकि कुछ ऐसे स्पोरोफाइट होते हैं जिनके अंदर दो पार्ट्स बनते हैं, एक मेगा स्पोरेंजियम एक माइक्रो स्पोरेंजियम, और फिर ये अलग अलग स्पोर्स बनाते हैं। सो ये तो थोड़ी लाइफ साइकिल को हमने रिपीट किया। अब आप देख रहे हो प्लांट जो है अपनी लाइफ साइकिल के अंदर ये स्पोर क्यों बना रहा है भाई, क्यों बना रहा है स्पोर? अगर इसने जनरेशन करनी ही है, इसने सब कुछ करना है, तो क्या गैमेट से काम नहीं हो रहा था? मेल फीमेल गैमेट नहीं बन रहा था, जाइगोट बन रहा है ना, तो जाइगोट से डेवलप हो गया स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से ये स्पोर क्यों बन रहा है? स्पोर का मकसद होता है पानी को कंजर्व करना, वाटर को कंजर्व करना। ठीक है जी। स्पोर फौरन से नहीं उगते, स्पोर जो है कंडीशन का इंतजार करते हैं, फेवरेबल कंडीशन का इंतजार करते हैं, जब कंडीशन अच्छी होती है तब ये उगते हैं। अब इस दौरान एक तो ये फायदा हो गया जी कि अगर बुरी कंडीशन है तब इनका पौधा उगेगा तो मर जाएगा पैदा होते ही, मिसाल के तौर पे पानी नहीं है। अब अगर स्पोरोफाइट फौरन से उग जाए, स्पोर्स फौरन से उग के गैमेटोफाइट बना दे, तो फिर जो गैमेटोफाइट बनेगा उसके लिए पानी नहीं होगा, वो तो मर जाएगा, गड़बड़ हो गई। तो स्पोर्स का पहला फायदा ये होता है कि ये स्टोर हो जाते हैं। अब ये इंतजार करेंगे फेवरेबल कंडीशंस का, जब कंडीशंस अच्छी होंगी, टेम्परेचर अच्छा होगा, पानी वगैरह मुहैया होगा, अब ये स्पोर्स डेवलप होते हैं। और जब ये स्पोर्स डेवलप होंगे, गैमेटोफाइट मिलेगा, तो गैमेटोफाइट को अच्छी कंडीशंस मिलती है। और दूसरा, स्पोर्स के अंदर फिर पानी भी बचा हुआ होता है। अब ये स्पोर को अगर हम देखें तो स्पोर के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो एक खास हिस्से तक महदूद होता है, पूरे सेल की तरह किनारों तक नहीं होता, खाली अंदर बीच के अंदर कंसेंट्रेटेड होता है बीच में। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म में पानी मौजूद होता है, और यहाँ पर देखो पानी कम लगा हुआ है, स्पोर के अंदर पानी कम इन्वॉल्व हुआ हुआ है। तो स्पोर जब बनाया जाता है तो उसका साइटोप्लाज्म छोटा रखा जाता है ताकि पानी कम से कम इस्तेमाल हो, पानी बचे। फिर उसके ऊपर यहाँ पर ये जो कवरिंग होती है स्पोर की, ये बड़ी खतरनाक हार्ड सी कवरिंग होती है, सिस्ट कहते हैं हम इसको। इससे क्या होता है जी, बाहर अगर गर्मी है तो बाहर गर्मी की वजह से, हॉट लिख रहा था वाटर लिख रहा हूँ, बाहर गर्मी की वजह से इस सेल को कोई मुतासिर ना हो, इसका वाटर मुतासिर ना हो। तो ये जो स्पोर बनाने वाली हरकत करी है ना प्लांट ने, ये भी ऑस्मो रेगुलेशन हुई ना, क्योंकि इसके जरिए भी वो वाटर को बचा रहा है, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, पानी कंजर्व हो रहा है। तो ये भी स्पोर, ये जो स्पोर्स बनाए जा रहे हैं प्लांट की लाइफ साइकिल में, तो ये भी जो है वो इसका मामला है, क्या नाम है, ऑस्मो रेगुलेशन का। इसी तरह प्लांट जो ट्रांसपायरेशन नाम का प्रोसेस कर रहा है, वो भी ऑस्मो रेगुलेशन का पार्ट हो जाता है। क्योंकि ट्रांसपायरेशन का मकसद क्या होता है जी, वाटर लॉस। अगर आपके आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में वाटर हाई हो गया तो प्लांट क्या करेगा, ट्रांसपायरेशन शुरू कर देगा, और इससे ट्रांसपायरेशन से क्या होगा जी, वाटर आपका लॉस हो जाएगा और आपका वाटर का लेवल जो है वो मेंटेन हो जाएगा। ये भी क्या हो गई, ऑस्मो रेगुलेशन। सो प्लांट जो है खाली ये जो हमने ऊपर डिस्कस किए बड़ी बड़ी अडॉप्टेशन, इनके अलावा छोटी अडॉप्टेशन तो इसने शुरू से ही कर ली। स्पोर्स वाली, ट्रांसपायरेशन, ब्यूटेशन, ये शुरू से कर रहा है। पानी कम होता है, रूट्स अच्छी बना रहा है, डेवलप कर रहा है ताकि वाटर ज्यादा आ जाए। पानी कम है तो रूट्स अच्छी बना लेते हैं ये लोग ताकि पानी ज्यादा आ जाए, वाटर का मेंटेन हो जाए लेवल। पानी ज्यादा हो जाता है तो ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस इन्होंने अडॉप्ट कर लिया ताकि ट्रांसपायरेशन के जरिए पानी लॉस हो जाए और इनका वाटर लेवल जो है वो मेंटेन हो जाए। सो ये हमने बात कंप्लीट कर ली जी प्लांट्स पर। प्लांट के हमने तीनों किस्म की मामलात देख लिए जी, ऑस्मो रेगुलेशन भी देख ली, एक्सक्रीशन भी देख लिया, और थर्मो रेगुलेशन भी देख लिया। अब हम बात करते हैं जी एनिमल्स की, एनिमल्स की बात करते हैं जी, एनिमल्स। ठीक है जी। अब एनिमल्स के अंदर मैं सबसे पहले बात करूंगा ऑस्मो रेगुलेशन।
ठीक है जी, एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है। ठीक है जी, बाकी एक्सक्रीशन और जो थर्मो रेगुलेशन है वो हम खाली ह्यूमंस पर पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी तमाम इंसेक्ट्स का यानी इंसेक्ट्स का या बाकी तमाम जितने भी एनिमल्स हैं सबका थर्मो रेगुलेशन या सबका एक्सक्रीशन हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, तमाम किस्म के एनिमल्स का ऑस्मो रेगुलेशन हमें देखना है, तो वो हम देखते हैं जरा तमाम किस्म के एनिमल्स का। तो अब हमारे पास जो एनिमल्स हैं हमने उनको 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हो गए जी इक्वेटिक, इक्वेटिक नहीं बल्कि इक्वेटिक भी नहीं कहते उसको, ऐसे कहते हैं फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर। फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी में पाए जाने वाले यूनिसेलुलर एनिमल, जैसे कि एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इनका ये कैसे उसमें रेगुलेशन करेंगे। उसके बाद दूसरे हम कर लेते हैं जी मेराइन वाटर, फ्रेश वाटर के अंदर ही पाए जाने वाले बड़े बड़े एनिमल्स, मल्टी सेलुलर। फ्रेश वाटर के अंदर जो मल्टी सेलुलर मछलियां वगैरह जो पाई जाती हैं, मीठे पानी की जो मछली होती है, वो कैसे उसमें रेगुलेशन करेंगे। इसी तरह मेराइन वाटर यानी समुद्री पानी के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनकी, मेराइन वाटर के अंदर जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनकी बात करेंगे जी। ठीक है, यूनिसेलुलर तो इनके बिल्कुल वही फ्रेश वाटर वाला मामला होता है। उसके बाद हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल जो होते हैं, जैसे कि जो खुश्की में पाए जाते हैं, लाल बेग, मक्खी, मच्छर, ये जितने भी आते हैं ये, और ये मल्टी सेलुलर ही होते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे ह्यूमंस। ठीक है, तो हम इन एनिमल्स का देख लेते हैं जी कि ये तमाम एनिमल्स किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। मिसाल के तौर पे एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। अब फ्रेश वाटर तो आपको पता है जी, बता चुका हूं मैं ऊपर, ऐसा पानी, मीठा पानी जिसको आप कहते हो, जिसमें पानी ज्यादा नमक कम होता है। ठीक है, तो ये अब एमीबा ले लिया हमने, एमीबा ले लिया। ठीक है, अब ये इसका न्यूक्लियस है, बाहर इसके क्या मौजूद है, फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर के अंदर मामला क्या होता है जी, फ्रेश वाटर में पानी की हाई कंसंट्रेशन होती है, नमक की कम। एमीबा के अंदर पानी लो होगा और बाहर जो है पानी हाई। तो अब क्या होना है जी, इनकी सेल के अंदर पानी आना है, डिफ्यूजन होनी है, और पानी जो है एनवायरमेंट से इनके सेल के अंदर आता जाएगा, अंदर आता जाएगा। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो इनका सेल फूल के फट जाएगा। अब इनको यहाँ एस्मो रेगुलेशन करनी है, तो अभी कैसे करते हैं, लेट्स सी। तो ये जो एमीबा वगैरह होते हैं, यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, इनके साथ मामला क्या है जी, इनके बाहर एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन हाई होती है, जिसकी वजह से वाटर डिफ्यूज होकर इनके सेल के अंदर आना शुरू हो जाता है। तो होता क्या है जी, इनके अंदर एक ऑर्गेनल बन जाता है जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये एक ऑर्गन बन जाता है, एक ऑर्गेनल बन जाता है। वैक्यूल, खोखला, वैक्यूल आपने पढ़ा हुआ है प्लांट के अंदर, यानी कि थैलों की तरह होते हैं जी, अंदर से खाली। तो ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बना हुआ है अंदर से खाली होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होता है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, और अंदर से ये खाली होता है। अब ये जितना भी फालतू पानी बाहर से आ रहा है ना, एमीबा क्या करता है, अपने कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में स्टोर करना शुरू कर देता है। जितना भी फालतू पानी बाहर से आ रहा है, जितना पानी इस्तेमाल किया किया, और जो बच जाएगा पानी, वो एक्सक्रीटरी पानी जो होता है, जो एक्सेस वाटर होता है, वो अपने कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में स्टोर कर लेता है। और जब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फूल जाता है, बिल्कुल अपने मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाता है, तो ये क्या करते हैं जी, अपने कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को मेम्ब्रेन के पास ले जाते हैं। मेम्ब्रेन के पास ऐसे, ये मेम्ब्रेन है और ये आ गया इनका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अब यहाँ से क्या होगा जी, ये वैक्यूल और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है, ये दोनों आपस में मिलेंगी और यहाँ एक छोटा सा पोर बन जाएगा। ठीक है, ऐसा एक छोटा सा पोर बन जाएगा, ये दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे से मिल जाएंगी और यहाँ बीच में से पोर बन जाएगा, और ये सारा पानी ये एनवायरनमेंट में रिलीज कर देंगे। जैसे पानी रिलीज हो जाएगा तो ये सेल मेम्ब्रेन भी बंद हो जाएगी, वैक्यूल की मेम्ब्रेन भी बंद हो जाएगी, और वैक्यूल वापस थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। ऐसे करना है ये मामला। तो ये हो गया जी फ्रेश वाटर के जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे ऑस्मो रेगुलेशन कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि इनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो ये क्या अडॉप्टेशन करते हैं जी, ये अपने अंदर एक ऑर्गेनल बनाते हैं जिसको आप कहते हो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये तमाम एक्सेस वाटर को अपने अंदर स्टोर करता है। जब ये फूल जाता है, भर जाता है, तो ये मेम्ब्रेन के पास आएगा, रप्चर होगा और सारा पानी एनवायरनमेंट में रिलीज कर देगा, उसके बाद वापस अंदर आ जाएगा, वगैरह वगैरह।
इसी तरीके से जो फ्रेश वाटर मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि मछलियां होती है कुछ, ये वाले फ्रेश वाटर की यानी मीठे पानियों की जो मछलियां होती है ना मल्टी सेलुलर, वो कैसे करती है? अब वो तो अपने हर सेल के अंदर थोड़ी, उनके अंदर तो बहुत सारे सेल हैं, तो वो तो अब हर सेल के अंदर वैक्यूल नहीं बनाएंगे। वो क्या करते हैं, तो ये मछली ले लेते हैं जी, ये एक मछली है, प्यारी सी मछली, अजीब सी है लेकिन चले मछली है, यहाँ के। अब ये एक मीठे पानी में पाई जाती है, मीठे पानी की मछली है जी, रोहू वगैरह जो हम खाते भी अक्सर, मीठे पानी की मछली बड़ी मजेदार होती है। सो इनके ये भी जाहिर बात है फ्रेश वाटर पे पाई जा रही है, यानी इनके बाहर भी, इनके यहाँ भी एक्स्ट्रा बाहर जो है वाटर की कंसेंट्रेशन क्या है, हाई है। इनके बाहर भी, इनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी पानी की कंसेंट्रेशन हाई है। सो क्या होगा, इनकी जितनी भी सेल्स होंगे उनके अंदर पानी अंदर आना शुरू हो जाएगा, सेल्स के अंदर पानी बनना शुरू हो जाएगा। पहले इनकी जितनी भी एपिडर्मस के सेल्स है उनमें पानी भरेगा, कंट्रोल नहीं करेंगे तो अंदर के सेल्स में चला जाएगा, इनके सेल्स, इनकी बॉडी फूलेगी, एक टाइम आएगा फट जाएगी। तो इनके साथ भी वही मसला है जो एमीबा के साथ था, कि इनके साथ बाहर जो है वो फ्रेश वाटर है, पानी की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। सो क्या होगा जी, इनकी बॉडी के अंदर पानी जो है वो आना शुरू हो जाता है, इनकी बॉडी के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। अब ये क्या करते हैं जी, बड़ा सिंपल सा मामला है जी, इनके अंदर तो कोई ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तो छोड़े, ये तो यूरिन बनाते हैं, यूरिन। तो ये अपनी बॉडी के अंदर, अभी हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, तो इनकी बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट तैयार होता है, जितना भी वेस्ट तैयार होता है, ये उसको अपने इस फालतू पानी, ये जो फालतू पानी आया है ना, इस फालतू पानी के साथ मिला लेते हैं, वाटर के साथ मिलाते हैं और बनता है यूरिन। ये इंसानों के जिस्म में भी होगा, इंसानों में भी यही होगा कि हमारा जितना भी वेस्ट होगा हम उसको पानी के साथ मिलाएंगे और यूरिन बन जाएगा। फिश के साथ भी यही हो रहा है, इनकी बॉडी के अंदर जितना भी नाइट्रोजन वेस्ट बनेगा, नाइट्रोजन वेस्ट क्या होता है मैं एक्सक्रीशन में बताऊंगा आपको। सो इनकी बॉडी में जितना भी वेस्ट बनता है, ये क्या करते हैं, पानी के साथ उसको मिलाते हैं और यूरिन बन जाता है। इनके यूरिन में और इंसानों के यूरिन में एक फर्क है, इनका यूरिन जो है वो डाइल्यूट होता है, यानी पानी ज्यादा होता है, डाइल्यूट यूरिन बनाते हैं, पानी जो है वो ज्यादा होगा, पानी हाई रखते हैं। आपने पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर कि अगर हम एसिड के अंदर पानी डाल देते हैं, ज्यादा कर देते हैं, तो वो डाइल्यूट एसिड हो जाता है, पानी कम कर देंगे तो वो कंसंट्रेटेड एसिड हो जाता है। यही मामला ये कर रहे हैं, इन्होंने अपने वेस्ट के अंदर ज्यादा पानी डाल दिया तो डाइल्यूट यूरिन हो गया, कम डाल देते तो कंसंट्रेटेड यूरिन हो जाता। सो चूंकि इनके पास तो बाहर के एनवायरमेंट से पानी अंदर आया जा रहा है, पानी बहुत ज्यादा है इनके अंदर, तो ये क्या करते हैं, अपने यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा पानी दबा दबा के पानी डालते हैं और इनका डाइल्यूट यूरिन निकलता रहता है। उस वजह से क्या होगा, जितना भी फालतू पानी इनकी बॉडी में आया था वो डाइल्यूट यूरिन की सूरत में बाहर निकल जाता है। हो गया मामला हल। तो एक तरफ से इनकी बॉडी पानी एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करती है, दूसरी तरफ ये क्या करते हैं, अपना जो यूरिन निकालते हैं उसके अंदर ठीक ठाक पानी डाल देते हैं, बड़ा ही पतला पानी के बराबर का यूरिन, डाइल्यूट यूरिन निकल रहा होता है। ये इनकी जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन होती है। लेकिन अब इसमें एक नुकसान हो सकता है, एक नुकसान ये हो सकता है कि जी अगर ये यूरिन, जितना ज्यादा यूरिन निकालेंगे तो यूरिन के साथ कुछ सॉल्ट भी लॉस हो जाते हैं। ठीक है जी, यूरिन के साथ साथ बेस नहीं निकलता, बाद औकात नमकियात भी निकल जाती है जिस्म की। सो अब अगर ये बहुत ज्यादा यूरिन निकाले जा रहे हैं तो इनके जिस्म का जो नमक है वो भी कम हो सकता है। सो उसके लिए क्या करते हैं, ये अपने मुंह के जरिए पानी को पी लेते हैं और जो पानी पीते हैं उससे थोड़ा बहुत नमक जो है वो इनको मिल जाता है, नमक का जो है वो मामला वो भी हल हो गया। सो अगर इनकी बॉडी में पानी आ रहा है ज्यादा तो ये पानी वाला पेशाब निकाल रहे हैं बाहर, डाइल्यूट यूरिन बाहर निकाल रहे हैं, पानी का मामला हल। और जो नमक लॉस हो रहा है वो ये मुंह से पानी पी के नमक की कमी को भी पूरा कर लेते हैं। ये हो गए जी फ्रेश वाटर के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब बात करते हैं जी मेराइन वाटर के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो समुद्री पानियों में पाए जाते हैं। एक तो ये समझ में नहीं आता माउस कहाँ चला जाता है। हाँ, अब हम बात करते हैं जी जो हमारे समुद्री पानियों में पाए जाते हैं मल्टी सेलुलर, मेराइन वाटर मल्टी सेलुलर। ठीक है, जैसे कि कुछ मछलियां होती हैं, अब इनके अंदर दो कैटेगरीज होती हैं भाई, इनके अंदर दो कैटेगरीज होती हैं, क्योंकि जो मेराइन वाटर होता है ये ठीक ठाक होता है, दुनिया में मेराइन वाटर बहुत ज्यादा है, तो मेराइन वाटर की स्पीशीज भी बहुत ज्यादा है,
बहुत ज्यादा किस्म की मछलियां होती है जो समुद्री पानी में पाई जाती हैं। सो यहाँ हमने उनको दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक वो मछलियां जिनका एंडोस्केलेटन बोन से बना हुआ होता है, उनको हम कहते हैं बोनी फिशिस। और एक वो मछलियां जिनका एंडोस्केलेटन हड्डियों से नहीं बल्कि कार्टिलेज से बना हुआ होता है, उनको हम कहते हैं कार्टिलेजिनियस फिशिस। ठीक है, तो ये अभी आप आगे पढ़ोगे ये बोन कार्टिलेजिस क्या होता है, आगे चैप्टर आएगा। अभी बस आप फिलहाल ध्यान में रख लें कि हमारे जिस्म में एक होती है सख्त हड्डी, उसको आप कहते हो बोन, और एक होती है नरम हड्डी जो हमारी जैसे नाक में है, कान का जो पिन्ना होता है, इसमें जो हड्डी है इसको हम कहते हैं कार्टिलेजिस। ये तरह नरम हड्डी होती है। इसी तरह हमारी जो समुद्री पानी की मछलियां होती है ये भी दो किस्म की है। एक वो मछलियां होती है जिनका जो अंदर का एंडोस्केलेटन होता है वो सख्त हड्डी से बना हुआ होता है, बोन से बना हुआ होता है, उनको हम कहेंगे बोनी फिशेस। और एक वो मछलियां होती है जिनका जो अंदर का एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेजिस से बना हुआ होता है, उनको हम कहते हैं कार्टिलेजिनियस फिशेस। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे बहुत सारी हमारी मछलियां हैं जी, उनको हम बोनी, कार्टिलेजिस तो बड़ी मशहूर है जी, वो अल्लाह आपका भला करे, कौन सी है वो, शार्क। देखो नाम याद नहीं आ रहा था, एकदम याद आया, शार्क की जो मछली होती है वो हमारी जो है कार्टिलेजिनियस होती है। अब बोनी फिशेस जो होती है वो क्या करती है जी, मामला पहले जरा इनका देख लेते हैं। बोनी फिशेस क्या करती है, ये क्या करती है जी, एक तो ये कंसंट्रेटेड यूरिन खारिज करती है। कंसंट्रेटेड यूरिन, आपको अभी ऊपर बताया कि यूरिन के अंदर पानी ज्यादा। अच्छा देखो मसला क्या है जी, पहले तो मसला तो समझ लो। मेराइन वाटर का मतलब हो गया कि ये आपके पास मछली है, बाहर है मेराइन वाटर। मेराइन वाटर का मतलब होता है ऐसा पानी जिसके अंदर पानी कम, वाटर लो, नमक ज्यादा। और अब इनके अंदर पानी हाई होगा, इनके अंदर पानी जो है वो हाई होगा। तो इधर क्या मामला होगा जी, इनकी बॉडी से पानी लूज होना शुरू हो जाता है, इनके एनवायरमेंट में पानी रिलीज होगा, इनका जिस्म पानी खारिज करना शुरू कर देता है, ये प्रॉब्लम है। सो इनको क्या करना है, पानी बचाना है। इनके जिस्म में से जो पानी निकल रहा है वो पानी इनको बचाना है। तो ये क्या करते हैं जी, बोनी फिशेस क्या करती हैं, ये जो यूरिन निकालती है उसके अंदर कम पानी डालती है। सो इनका जो यूरिन होता है वो कंसंट्रेटेड यूरिन होता है, कम पानी डाल रही है, इससे क्या होगा, पानी बचेगा। सही कह रहा हूँ ना, पानी ज्यादा डाल रहे थे जब उनको पानी लूज करना था, इन्हें पानी बचाना है। सो ये अपने यूरिन के अंदर पानी बहुत कम रखती है, इनका बस यूरिया होता है, पानी इंतहाई कम, तो बड़ा कंसंट्रेटेड यूरिन बाहर निकालती है, जिससे क्या होता है, पानी बचना शुरू हो जाता है इनकी बॉडी में। तो अगर एनवायरमेंट में इनका पानी लूज हो रहा है तो ये मुंह से पीती हैं और यूरिन के जरिए कम पानी निकालती हैं, यूं इनका बच जाता है। जबकि कार्टिलेजिनस फिश क्या करती है जी, ये अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट को जमा कर लेती है, सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है, या यूं कह लो, सॉल्ट को भी नहीं कह लो, यूरिया जो होता है ना इनका कार्टिलेजिनस फिश का, ये क्या करती है अपनी बॉडी के अंदर यूरिया को स्टोर कर लेती है। ये स्टोर कर लिया इन्होंने यूरिया। अब यूरिया स्टोर करने से क्या हुआ, अंदर पानी लो हो गया और बाहर पानी अब ज्यादा हो जाता है। तो अब बाहर से अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा, और फिर जो यूरिया स्टोर किया हुआ होता है वो रेक्टम वगैरह के जरिए निकाल देते हैं। तो कार्टिलेजिनस फिश जो है वो यूरिन ज्यादा नहीं निकालते। तो ये दो मामले हो गए मेराइन फिशेस में, मेराइन वाटर में क्या मामला है जी, कि बाहर पानी कम है, इनके जिस्म में से पानी बाहर निकल रहा है। तो जो बोनी फिशेस होती हैं वो क्या करती हैं जी, वो यूरिन जो निकालती हैं उसमें पानी बहुत कम डालती है, बहुत कम पानी डालती हैं जी, जिससे यूरिन जो निकलता है वो बड़ा कंसंट्रेटेड यूरिन निकलता है और पानी इनका बच जाता है। इसके अलावा ये वाटर को मुंह से पीती रहती है, कंटिन्यूसली वाटर को मुंह से पीती है, ये वाटर एब्जॉर्ब करती है जी बाय माउथ। अब पानी एब्जॉर्ब कर रही है, पानी आ रहा है, कंसंट्रेटेड यूरिन निकाल रही है, पानी कम बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो वाटर लेवल मेंटेन हो रहा है। लेकिन अब जब पानी पिएंगी तो नमक भी तो आएगा, तो नमक जो है इनके गिल्स के अंदर सॉल्ट ग्लैंड्स पाए जाते हैं, उसके जरिए ये अपना नमक बाहर निकाल देती है। तीनों मामले हल हो गए। सो बोनी फिशेस के साथ क्या था कि इनके बाहर से, इनके अंदर से पानी बाहर जा रहा था, ये वाला मामला। सो बोनी फिशेस ने कैसे कंट्रोल किया, एक तो अपने यूरिन के अंदर कम पानी निकाला, वही बात है ना, पानी बचाना है इनको, तो इन्होंने अपने यूरिन के अंदर पानी बचाया। दूसरा, मुंह से पानी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं ताकि पानी अंदर पड़ जाए, और फिर मुंह से जब पानी एब्जॉर्ब करते हैं तो जो नमक आता है वो ये अपने गिल्स के जरिए बाहर निकाल देती है। जबकि कार्टिलेजिनस फिश क्या करती है जी, ये अपने अंदर यूरिया को स्टोर कर लेती है, जिससे यूरिया ज्यादा, पानी कम हो जाता है और बाहर पानी ज्यादा होता है, तो अब बाहर से पानी इनके अंदर आना शुरू हो जाता है, पानी अंदर आना शुरू हो जाता है, कोई मसला नहीं है जी। और जो यूरिया स्टोर किया हुआ ये रेक्टम के जरिए बाहर निकाल देती है। तो आज हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं जी अपनी क्लास को,
और हमने जो है वो एनिमल्स के अंदर मैं मार्क कर देता हूँ जी विद रेड पेन, ताकि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हमें याद रहे। हमने ये देख लिया जी कि फ्रेश वाटर जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो कैसे ऑस्मोरेगुलेशन करता है, फ्रेश वाटर के जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं, और मेराइन वाटर के जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पूनी स्पीशीज, कार्टिलेजियस स्पीशीज, ये किस तरीके से जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं, ये भी हमने देख लिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे एक तो टेरेस्ट्रियल का, जैसे कि जो जमीनों पे पाए जाते हैं, रोडों पे, गलियों में, जैसे लाल बेग, छिपकली वगैरह, क्रोकोडाइल वगैरह, ये कैसे करते हैं, और फिर ह्यूमंस का देखेंगे। ठीक है जी, तो ये इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा जी, और वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई सवाल है तो मैं अब आपका माइक खोलता हूँ, पूछ लीजिए।